हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ताप्ती स्टडी क्लासेस चैनल पे। तो आज मैं आपको कक्षा 11वीं केमिस्ट्री के प्रश्न बैंक का जो आपका यूनिट सेकंड है, चैप्टर सेकंड परमाणु संरचना, उसके सारे प्रश्नों के उत्तर बताने वाली हूँ। तो आपको वीडियो को अंत तक देखना है। साथ ही इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी मैं आपको बताऊंगी, तो आपको चैनल पर बने रहना है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है लघुत्तरी प्रश्नों को याद करने में बहुत टाइम लगता है। ऑब्जेक्टिव आप जल्दी याद कर लेते हैं। और साथ ही इसके पहले जो फर्स्ट यूनिट थी, फर्स्ट चैप्टर, वो मैंने पूरी कंप्लीट कर दी है केमिस्ट्री की। तो आपको वहाँ पर प्लेलिस्ट बना दी है मैंने प्रश्न बैंक के सॉल्यूशन के लिए, उसको आप देख सकते हैं। वहाँ पर आपको सारे विषयों के सॉल्यूशन मिल जाएंगे क्लास 11th के। तो जो ऑब्जेक्टिव है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो आपको पहले सबसे पहले ये क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है, जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ चैप्टर सेकंड परमाणु संरचना के। तो चलिए शुरू करते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और साथ ही सारी पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना है। तो पहला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन 3px में, इसके लिए तीनों क्वांटम संख्या के आपको मान लिखना है। तो देखिए 3px आपको दिया है, तो अब यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है, n की वैल्यू भी दी गई है। n इज इक्वल टू कितनी 3, l इज इक्वल टू कितना दिया है 1, और साथ ही m इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पर आप फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पर मैं आपको जो चार्ट बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे ही आपको वैल्यूज के लिए काम आएगा। तो यहाँ से n का मान कितना दिया गया है 3, देख लीजिए आपको n का मान 3 दिया गया है। साथ ही l का मान आपको कितना कहा गया है, l का मान आपको यहाँ पर 1 कहा है, और m का ऋण 1, मतलब यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इस प्रकार से फाइंड आउट हो जाएगी। तो आपको यहाँ पर इनके पर सिर्फ नाम लिखना है, जो क्वांटम संख्या है। तो ये कौन कौन सी क्वांटम संख्या हो गई, मुख्य क्वांटम संख्या। सभी हिंदी माध्यम छात्रों के लिए खुशखबरी, डाउटनेट पर चल रहा है एक बवाल ऑफर, जहां 9वीं 10वीं का पूरा कोर्स सभी सब्जेक्ट्स के साथ दिया जा रहा है 30,000 रुपए नहीं बल्कि सिर्फ 3,000 रुपए में। और 11वीं 12वीं का पूरा 50,000 वाला कोर्स दिया जा रहा है सिर्फ 5,000 रुपए में। इस कोर्स में डेली वीडियो क्लासेस, रोजाना होमवर्क, डाउट्स के समाधान, टीचर नोट्स, पिछले सालों के पेपर सॉल्व, क्विज और अंत में पूरे कोर्स का रिवीजन भी। इस कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। एक और मजे की बात, इस लिंक पर जाकर यदि आप ताप्ती कूपन कोड लगाए तो 500 रुपए की और छूट पा सकते हैं। तो देरी किस बात की बच्चों, अभी जाओ ये कोर्स खरीदो और इस बवाल ऑफर का फायदा उठाओ। फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पर मैं आपको जो चार्ट बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे ही आपको वैल्यूज के लिए काम आएगा। तो यहाँ से n का मान कितना दिया गया है 3, देख लीजिए आपको n का मान 3 दिया गया है। साथ ही l का मान आपको कितना कहा गया है, l का मान आपको यहाँ पर 1 कहा है, और m का ऋण 1, मतलब यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इस प्रकार से फाइंड आउट हो जाएगी। तो आपको यहाँ पर इनके पर सिर्फ नाम लिखना है, जो क्वांटम संख्या है। तो ये कौन कौन सी क्वांटम संख्या हो गई, मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या और साथ ही चुंबकीय क्वांटम संख्या। इतनी आपको 3 क्वांटम संख्या दी गई, तो तीनों के नाम लिख दीजिए उत्तर में। ये आपका उत्तर हो गया पहले प्रश्न का। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, यदि किसी परमाणु में 32 इलेक्ट्रॉन है, 32 इलेक्ट्रॉन, तो कितने इलेक्ट्रॉन के लिए s का मान -1/2 होगा, वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 32 इलेक्ट्रॉन में से केवल 16 इलेक्ट्रॉन के लिए s का मान कितना होगा, -1/2। आप जानते हैं s का मान क्या होता है, +-1/2 के अकॉर्डिंग होता है। तो इसी आधार पर यहाँ पर 16 इलेक्ट्रॉन के लिए s का मान कितना होगा, ऋण 1/2 होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाइड्रोजन रेखीय स्पेक्ट्रम में प्रदत्त किसी श्रृंखलाओं के आपको नाम लिखना है। अगले प्रश्न में जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है उसमें प्रदत्त या प्राप्त श्रृंखलाएं के आपको सिर्फ नाम लिखना है। लेकिन यदि आप ये लिखते हैं तो आपका सारे यहाँ पर डाउट्स भी क्लियर हो जाते हैं, और साथ ही आपको वैल्यू के लिए फाउंड आउट करना अच्छा रहता है। तो आप पूरे नाम लिख लीजिए श्रेणी के, लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रेकेट और फूड। ये 5 श्रेणियों के नाम आपको अच्छे से यहाँ पर लिख देना है। ये क्वेश्चन आपका इससे क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में अगले प्रश्न का सॉल्यूशन देख लेते हैं। अगले प्रश्न में आपको पाउली का अपवर्जन नियम लिखना है। तो पाउली का अपवर्जन नियम क्या होता है, यहाँ पर इस प्रकार से आपको लिखना है। पाउली का अपवर्जन नियम के अनुसार पूरा पाउली का अपवर्जन नियम लिख लेंगे। तो यहाँ पर पूरा डिटेलिंग यदि आपको देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं कि कब 1925 में, इन्होंने 1925 में ये सिद्धांत प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है, पाउली का अपवर्जन नियम कहा जाता है। और क्यों उपयोगी सिद्ध हुआ, तो इस नियम के अनुसार ये जो ब्लैक लाइन आपको दिख रही है, इस ब्लैक लाइन को आपको लिखना है इन्वर्टेड कॉमा में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मतलब इसी पर इसका नियम बेस्ड है। उसके बाद आप चाहे तो यहाँ पर संख्याओं के अनुसार इसको दर्शा भी सकते हैं, के उपकोष अनुसार इसको इस प्रकार से बना सकते हैं। चाहे तो पूरा भी आप सॉल्यूशन इसको लिख सकते हैं, लेकिन आपको कम अंक में है तो अनुप्रयोग नहीं लिखेंगे आप। यदि लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं, सॉल्यूशन रेडी हो जाएगा आपके लिए यदि आगे आपको पूछा जाता है तो। पर पाउली का अपवर्जन नियम हमेशा पूछा जाता है, इसलिए इसको आपको अच्छे से नोट कर लेना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या दिया गया है आपको अगला प्रश्न, और साथ ही इसके साथ में आपको एक प्रश्न और पूछा था। यहाँ पर आपको अंतर बताना था, जैसे कि यहाँ पर पूछा था इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्या में अंतर कौन सी क्वांटम संख्या के अनुसार होता है, वो भी बताना था। तो उसका उत्तर यहाँ पर आपको जो दूसरे शब्दों में दिया गया है, यहाँ पर उसका अंतर आपको मिल जाएगा। तो अंतर क्यों होता है ये भी पूरा यहाँ पर आप लिख सकते हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न है,
अगले प्रश्न में आपको आबाहु शब्द का अर्थ पूछा गया है। तो क्या होगा, आबाहु एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है क्रमिक रचना। इतना पूछा गया है। और साथ ही में क्या पूछा है, आपको यहाँ पर बताना है, इस नियम को भी बताना है। जैसे कि यहाँ पर पूरा नियम है किसे कहते हैं। तो आप चाहे तो यहाँ पर N+L नियम इसे कहा जाता है। कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने का संबंधी नियम भी बहुत बार पूछा जाता है। मैक्सिमम हर साल ये क्वेश्चन आता है, तो इसको आपको तैयार करना है। चाहे तो इतना पूरे इसके जो मुख्य नियम है वो 2 बिंदु विचारणी, ये भी आप लिख सकते हैं, या नहीं तो सिर्फ इसका आप इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं तक इसको एग्जाम्पल के तहत इसका दे सकते हैं सॉल्यूशन। उसके बाद में अगला प्रश्न हम देख लेते हैं किस प्रकार से आपको दिया गया है। अगले प्रश्न में आपको पी ऑर्बिटल है उसकी संरचना बताना है। तो यहाँ पर पी ऑर्बिटल के बारे में आप डिटेलिंग नहीं भी लिखना चाहते हैं तो यहाँ से इतना डिटेलिंग यदि लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, पर आपको यहाँ पर चित्र पूछे तो ये पूरे px, py, pz ये तीनों क्या है, पी ऑर्बिटलों की संरचना है। देखना है आपको किस प्रकार से इसको लिखना है। तो यहाँ पर पूरे चित्र बनाना बहुत जरूरी है। आपको क्वेश्चन में चित्र भी पूछा गया है, आकृति। तो पी ऑर्बिटल्स के तीनों px, py, pz मुख्य रूप से आपको बनाना है। साथ ही यहाँ पर जो कंबाइंड यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये भी चित्र इस प्रकार से बनाना है। क्या होती है इनकी आकृति, डमरू के आकार की होती है, डंबल आकार की होती है, इनको कहा जाता है। तो ये आकृति आपको बना लेना है। साथ ही यदि 2 अंक में इसकी डिटेलिंग आए तो ये भी आपको यहाँ पर लिख लेना है किस प्रकार से आपको पी आकृति की यहाँ डिटेलिंग दिख रही है। पी उपकोष पी कक्षक में कितने होते हैं ये आपको बता देना है, तो ये भी लिख सकते हैं। अगले प्रश्न का देख लेते हैं क्या है। अगले प्रश्न में आपको क्रोमियम का परमाणु क्रमांक यहाँ पे बताना है। 24 होता है वैसे, और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी बताना है। तो क्रोमियम का हमने यहाँ पर Cr का 24 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला। तो 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p6, 3d4 और 4s², ये हमने पूरा क्या बनाया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया। तो इस प्रकार से बनाया हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। लेकिन इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखते समय हमने किन बातों का ध्यान रखा, तो ये आपको लिखना है इस प्रकार से, क्योंकि जब भी कोई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखते हैं उस समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। क्योंकि आपको कम अंक में पूछा है तो सबसे पहले आप लिखेंगे किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए उसका परमाणु क्रमांक ज्ञात होना आवश्यक है। तो सबसे पहले हमने उसका परमाणु क्रमांक आवश्यक हमें लगता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते समय यदि कब लिखेंगे आप, जब आपको परमाणु क्रमांक ज्ञात होगा। यदि आपको परमाणु क्रमांक ही नहीं पता है तो आप कैसे लिखोगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसलिए आपको इस प्रकार से लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको जो इलेक्ट्रॉनिक संख्या है उनके अनुसार भी लिखना होगा। ये पूरे नियम आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ये आपको पूछा जाता है तो इसको तैयार कर लेना है। पूरे नियम आप यहाँ पर आपको कोबाल्ट का एग्जांपल दिया है, तो यहाँ क्रोमियम का भी जो मैंने बताया आपको Cr24 इसका मैंने बताया आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल के वो भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से आपको लिख लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको पूछा है द्रव्य के द्वैत व्यवहार यानी कि दोहरी प्रकृति वाला जो है किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया, और साथ ही इसे प्रदर्शित करने वाला समीकरण। तो बहुत छोटा सा आंसर है, 2-3 लाइन में खत्म हो जाएगा। तो जो द्वैत व्यवहार है वो किसने प्रदर्शित किया, द्वैत की प्रकृति की परिकल्पना डी ब्रॉगली ने की। यानी कि डी ब्रॉगली ही वैज्ञानिक थे जिन्होंने द्वैत प्रकृति वाले व्यवहार को बताया, वो वैज्ञानिक थे। तो ये आपको लिखना है। उसके बाद में क्या उत्तर होगा, उसके बाद में यहाँ पर डी ब्रॉगली समीकरण पूछा गया। तो डी ब्रॉगली समीकरण क्या होता है, यहाँ पर जो आपको बॉक्स में दिख रहा है λ=h/mc, यही डी ब्रॉगली समीकरण कहलाता है, जो आपको बोला गया है प्रदर्शित करने वाला समीकरण। तो ये उत्तर आपके बहुत छोटे से है तो इनको आप लिख सकते हैं, इसी आधार पे आपको लिख लेना है। उसके बाद में अगला प्रश्न यहाँ पर आपको पूछा गया है बोर के परमाणु मॉडल की 3 कमियां लिखना है। मतलब उनकी इसमें बोर के जो परमाणु मॉडल थे उसमें क्या दोष थे। तो लिमिटेशंस इसको कहेंगे हम, यानी सीमाएं भी बोल सकते हैं। तो ये कमियां उनकी थी। तो यहाँ पर मैं आपको 5 कमियां बता दे रही हूँ। वैसे आपको कम अंक में है तो आप कोई भी जो छोटी छोटी आपको लगती हो वो याद कर सकते हैं। जैसे कि 4th और 5th है, चाहे तो कोई भी आपको यहाँ पर याद करना है, लेकिन खासकर आपको जीवन प्रभाव से भी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव बनता है, तो ये भी तैयार आपको कर लेना है। तो ये कुछ कमियां हो गई जो बोर के परमाणु मॉडल में थी, जिनकी व्याख्या उन्होंने नहीं की थी। जैसे कि यहाँ पर स्पेक्ट्रम की बात करें तो उन्होंने क्या है, अन्य परमाणु जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है वो स्पेक्ट्रम की उन्होंने व्याख्या नहीं की थी, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के लिए की थी। तो यहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के लिए उनको सफलता नहीं मिल पाई। साथ ही ऊर्जा, त्रिज्या और वेग, ये इलेक्ट्रॉन जो परमाणु आए ना इनके लिए भी गणना सही नहीं थी। साथ ही क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन वितरण की व्याख्या नहीं कर पा रहा था। तो ये कुछ कमियां हैं जो उन्होंने उनके स्पेक्ट्रम में परमाणु मॉडल में हमें मिली। तो ये आपको लिख लेना है इस प्रकार से, लिमिटेशन ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल, ये आपको लिखना है। उसके बाद में अगले क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगले प्रश्न में आपको पूछा है उत्सर्जन स्पेक्ट्रम किस प्रकार प्राप्त होते हैं। तो क्या होता है, किसी विद्युत नलिका में किसी गैस पर कम दाब रखकर विद्युत धारा प्रवाहित करने अथवा किसी पदार्थ के उच्च ताप पर गर्म करने पर निकलने वाले विकिरण को दिशा को प्रिज्म में से गुजराकर क्या लिया जाए, फोटोग्राफ लिया जाए, तो प्राप्त चित्र जो होता है वो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहलाता है। ये आपको पूछा है उत्सर्जन स्पेक्ट्रम किस प्रकार प्राप्त होता है। तो आपको इतने प्रिज्म होना, उसके लिए आपको एक प्रिज्म की जरूरत होगी और साथ ही वहां से आपको विकिरण को गुजारना होगा। फोटोग्राफ जो हम लेते हैं उस आधार पर उसका उत्सर्जन स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा। तो ये आपको लिखना था।
साथ ही हाइड्रोजन को उदाहरण देकर आपको इसको समझाना है। तो चलिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी देख लेते हैं। साथ ही यहाँ पर स्पेक्ट्रम के प्रकार भी होते हैं, जैसे सतत स्पेक्ट्रम आपको प्राप्त करना है तो क्या करना होगा, यहाँ पर पूरी डिटेल नहीं लिखी गई है, आप चाहे तो इसको भी लिख सकते हैं कि सतत स्पेक्ट्रम में किस आधार पर होता है। और साथ ही यहाँ पर अगला स्पेक्ट्रम जो होता है वो रेखिक स्पेक्ट्रम होता है। यदि आपको डीपली क्वेश्चन लिखना है तो आप इनको भी लिख सकते हैं, तो रेखिक स्पेक्ट्रम लिख देंगे। साथ ही अब यहाँ पर क्या होता है, एक पुंज स्पेक्ट्रम होता है, तो पुंज स्पेक्ट्रम यानी बैंड, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। और इसके अलावा है अवशोषण स्पेक्ट्रम, यानी कि ऑब्जर्व जो होता है वो ये भी स्पेक्ट्रम आपको यहाँ पे देख लेना है किस प्रकार से आप इसको लिखोगे। और इसके एग्जाम्पल में भी आप देख सकते हैं, लेकिन आपको क्या पूछा है अब नेक्स्ट में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पूछा है, उस आधार पे बताना है। तो यहाँ पर क्या होता है, आवर्त सारणी के समस्त तत्वों में हाइड्रोजन सबसे सरलतम है, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक भी छोटा है और उसके पास इलेक्ट्रॉन भी ओनली 1 है। तो यहाँ पर परमाणु स्पेक्ट्रम या रेखीय स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन दर्शाता है। कैसे कैसे, विसर्जन नलिका में एक लाल रंग का जो प्रकाश दिखाई देता है, इसको हम गुजारेंगे किस में से, प्रिज्म में से। तो फोटोग्राफ यदि लेंगे तो वो फोटोग्राफ से हमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा। ये आपको बताना था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में। तो आप चाहे तो ये बामर श्रेणी है वगैरह इनको भी लिख सकते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में। कई बार आपको पूछा जाता है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में किस प्रकार से श्रेणियां भी प्राप्त होती है, तो उदाहरण देकर आपको बताना था, तो ये इतना आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ये पूरा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का ये चित्र भी आप बना सकते हैं। यहाँ पर बढ़िया से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का बहुत बढ़िया चित्र आपको बनाना है। लाइमन श्रेणी वगैरह पूरी श्रेणी यहाँ पर आपको मिल जाएंगी जो कि हमने देखी थी। तो ये आपको लिख लेना है, इस प्रकार से आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर जो पूरी श्रेणी है इनका भी आप ऊर्जा स्तर या इलेक्ट्रॉनिक जो संरचना है स्तर है वो भी आप यहाँ पर बता सकते हैं। तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन। उसके बाद में क्वांटम संख्या किसे कहते हैं, साथ ही क्या बताना है, यह कितने प्रकार की होती है। तो केवल यहाँ पर आपको कितने अंक का है, ये 3 से 2 अंक का है, तो ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करना है, सिर्फ नाम भी लिख देंगे आप तो भी चलेगा। पर मैं आपको डिटेलिंग बता दे रही हूँ, यदि आप लिखना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसको आपको मैक्सिमम 4 नंबर का भी अंक पूछा जाता है कई बार, तो नाम भी याद रख सकते हैं। तो वे संख्या है कैसी होती, क्वांटम संख्या जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, उसकी स्थिति और कक्षक का आकार और अभिविन्यास के लिए जो संख्या निर्धारित की गई है उसे क्या कहा जाता है, उसे ही क्वांटम संख्या कहा जाता है। प्रकार क्या क्या होते हैं, एक तो मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या। मुख्य यानी क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, साथ ही द्विगंशी यानी एजीम्यूटल क्वांटम नंबर, ये आपको कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर जो तीसरा प्रकार है वो होता है चुंबकीय यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। उसके बाद में चक्रम, यहाँ चक्रण यानी कि स्पाइनिंग क्वांटम नंबर्स, इस प्रकार से लिख लेना है। तो चाहे तो मुख्य क्वांटम संख्या डिटेलिंग यहाँ पर है, अधिकतम इलेक्ट्रॉन वगैरह, ये आपको चारों टाइप्स की क्वांटम संख्याओं के चारों टाइप्स आप लिखना चाहते हैं जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में भी आपको बता दी है, तो वो भी लिख सकते हैं। या आप ये ऐसी डिटेलिंग करना चाहते हैं जैसे कि यहाँ पर मैंने एन के मानों के लिए भी बता दिया है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन तैयार होते बनते हैं। जैसे 32 इलेक्ट्रॉन वाला क्वेश्चन आपको आया है, तो ये चित्र भी आप बना सकते हैं। उसके बाद में द्विगंशी क्वांटम संख्या हो गई एजीम्यूथल, यहाँ पर आपको बता देना है। तो ये कोणीय संवेग के अनुसार एनएल के मान, फिर चुंबकीय क्वांटम नंबर्स को बता देना है। तो यहाँ पे इस प्रकार से आप बता देंगे, ये सारा आपका यहाँ पे सॉल्यूशन। फिर चक्रण क्वांटम संख्या जो लास्ट होता है, मैग्नेटिकल फोर्स, ये आपको बता देना है। तो यहाँ पे मैग्नेटिकल क्वांटम नंबर भी हो जाएगा। ये पूरा सॉल्यूशन इस प्रकार से, यहाँ पर उदाहरण भी दिए गए सभी के, जो क्वांटम संख्या मैंने सभी के एग्जाम्पल्स भी आपको बताए हैं, जैसे कि हीलियम का यहाँ पर और हाइड्रोजन का। तो ये पूरी क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती है और क्वांटम संख्या किसे कहते हैं, इसका पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं क्या पूछा गया है। हुंड का नियम पूछा गया आपको। हुंड का नियम क्या है यहाँ पर आपको बताना है। तो देखिए कम अंक में आता है तो आपको ज़्यादा इसकी डिटेलिंग नहीं करना है, और यदि शॉर्ट में करना चाहते हैं तो शॉर्ट में किस प्रकार से करेंगे। तो जो हुंड का नियम यहाँ पर आपको पूछा गया है, इसको आपको इस प्रकार से लिखना है। जैसे कि हुंड का नियम है तो सबसे पहले आपको पॉइंट ये होना चाहिए कि जो यहाँ पर है उपकोष, इसमें पूरा आपको जो अंडरलाइन दिख रहा है, ये पॉइंट आपको इंक्लूड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर समान ऊर्जा वाले कक्षक होते हैं। तो किस आधार पर आप हुंड का नियम बताएंगे, तो पहला पॉइंट के आधार पर इलेक्ट्रॉन की प्रवृत्ति, या फिर यदि शॉर्ट में लिखना ही चाहते हैं 2 अंक में, यदि आपको अच्छे से नहीं याद आ पा रहा है, तो जो ब्लैक अंडरलाइन दिख रहा है आपको, ये अंडरलाइन वाला पूरा आपको पोर्शन लिखना होगा। जैसे कि इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है, इस नियम के अनुसार यहाँ पर जो आपको चालू बताना है कि समान ऊर्जा में क्या होता है, कक्षकों में इलेक्ट्रॉन प्रकार इस प्रकार भरते हैं कि पहले वो रिक्त कक्षकों में प्रवेश करें, मतलब जो खाली है पहले उसमें जाना चाहिए, फिर आंशिक रूप से भरे हुए जो आधे भरे हुए उनमें जाना चाहिए। फिर क्या होगा, इससे क्या होगा, अथवा किसी भी उपकोष में इलेक्ट्रॉन तब तक जोड़े नहीं बनते जब तक कि क्या हो, इस उपकोष के समस्त कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं चला जाता। तो भरने का क्रम आपको भी पता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बराबरी से इलेक्ट्रॉन का बराबर जो इलेक्ट्रॉनों को भरने का प्रक्रिया क्या होती है, इस आधार पर करते हैं। तो ये पूरा आपको इस प्रकार से कर लेना, हुंड का नियम शॉर्ट में आपको अच्छे से लिख लेना, तो इस पे आपको नंबर अच्छे मिल सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने कक्षा 11वीं का पूरा सॉल्यूशन देखा, यूनिट 2 का, मतलब परमाणु संरचना का चैप्टर 2 जो है। इसके साथ ही आपको ऑब्जेक्टिव
ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन भी जल्द से जल्द मिलेगा, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव बहुत जल्दी भी याद हो जाते हैं, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना। मैं इस जरूर प्रोवाइड कराऊंगी ऑब्जेक्टिव, तो आपको पूरे प्रोवाइड कराऊंगी ही कराऊंगी पूरे चैप्टर्स के। सबसे पहले हम ये दीर्घ वगैरह देख लेते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन को याद करने में आपको थोड़ा टाइम भी लगता है और जल्दी से आपको लिखना भी होता है, तो इतना सारा आपको इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। ऑब्जेक्टिव को क्या है, आप सिर्फ 10 मिनट में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट मैं उसको जल्द ही प्रोवाइड कर दूंगी। तब तक आपको चैनल पर बने रहना है, पूरा ऑब्जेक्टिव आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। और साथ ही इसके आगे के चैप्टर्स का आप सॉल्यूशन चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ताकि आपको आने वाले सारे चैप्टर्स के सारे विषयों के कक्षा 11वीं के सॉल्यूशन मिल सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सभी सॉल्यूशन आपको फटाफट प्रोवाइड हो सके। साथ ही चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और सारे विषयों की पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना है, जहां पर आपको सभी विषयों की पीडीएफ मिलते रहती है। क्वेश्चन बैंक की भी मैंने सारी शेयर की हुई है पीडीएफ, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलता है नए वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।